गुरुवार प्रणाम। मैं संजय कुमार। आज से हम लोग जो केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज आई हैं उसके जो कॉमन एरिया है उसके ऊपर अब फ्री क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। ये पीआरटी, ये टीजीटी, पीजीटी सबके लिए बहुत उपयोगी है। आज हम सिलेबस पे पहले बात करते हैं और आपसे आग्रह करते हैं कि जो लोग भी टीचिंग की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, चाहे वो कहीं एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहते हों, चाहे कहीं भी किसी राज्य के संघ शासित क्षेत्र के में शिक्षक की नियुक्ति के लिए परीक्षा देने की योजना है, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि ये वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप इस फ्री वीडियो का लाभ ले सकें। पूरे सिलेबस को फ्री में पढ़ाया जाएगा इसके लिए, और फिर देखिए आगे क्या क्या घोषणा करते हैं। तो पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड लीडरशिप, इसके अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी, एजुकेशन फिलॉसफी, एजुकेशन पॉलिसीज, लीडरशिप, सारे चीज़ों को एक साथ अंडर अ सिंगल अम्ब्रेला, एक छतरी के नीचे रख के नाम दिया गया है। ये केंद्रीय विद्यालय वालों ने नाम दिया है इसका, देख रहे हैं आप, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। और उसके अंदर पहला यूनिट जो है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स, यानी जिन्हें पढ़ाना है उनको आपको समझना है। इसी चीज़ को आपके बीएड के पाठ्यक्रम में, बहुत जगह डीएलएड के पाठ्यक्रम में इस टॉपिक को आप समझ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर्स यानी सीखने, पढ़ने लिखने वालों को समझना। तो ये किसके हिस्से में आता है? तो बट नेचुरल है, यही चाइल्ड साइकोलॉजी कहलाता है, यही बाल मनोविज्ञान है। उसको एक सुंदर नाम के तहत डाला गया है। अब देखेंगे कि चाइल्ड साइकोलॉजी में हमें क्या पढ़ना है। तो कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ यानी वृद्धि की संकल्पना, अवधारणा, मैचुरेशन, परिपक्वता एंड डेवलपमेंट और विकास, प्रिंसिपल एंड डिबेट ऑन डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेज, यानी वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि और विकास दोनों शब्दों में क्या अंतर है और क्या सिद्धांत हैं, क्या इस पे बहस है, क्या इस पे परिचर्चा है, क्या इनकी चुनौतियां हैं। दूसरा है डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम, फिजिकल शारीरिक विकास, कॉग्निटिव संज्ञात्मक विकास यानी ज्ञान का विकास, सोशियो इमोशनल सामाजिक और संवेदी विकास या भावात्मक विकास भी कर सकते हैं, मोरल नैतिकता एटसेट्रा आदि, डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशंस, इनका विकास, डेविएशंस, इस विकास में जो थोड़ी सी रास्ते से हटने की बात है और इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। अब इसी के अंदर वो सारी थ्योरी आ जाएगी। जैसे ही कॉग्निटिव विकास की बात करेंगे, एवरग्रीन हीरो इसके जीन पियाजे आ जाएंगे, वात्स्की आ जाएंगे, थोड़ा बहुत सिगमंड फ्रायड भी आएंगे, थोड़ा बहुत इरिक्सन भी आएंगे। लेकिन जब इसको समझेंगे तो शिक्षा में एक बहुत बड़ी समस्या है इसके पाठ्यक्रम में और लोगों को समझने में, और इसके चलते वो कन्फ्यूज़न में रहते हैं जब वो परीक्षा हॉल में जाते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने मुहिम में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इन सब चीज़ों का क्लास फ्री कराएगा और इसके बाद हम एमसीक्यू भी कराते रहेंगे। बीच में भी हम एमसीक्यू के नेचर्स बताएंगे कि कहाँ से उठते हैं सवाल, उठते रहे हैं और कहाँ से उठेंगे।
समस्या ये आती है कि बहुत बड़ा अंतर है शिक्षा मनोविज्ञान में और शिक्षा के दार्शनिक पहलू में, फिलोसफिकल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन। लेकिन चीज़ें जब क्वेश्चंस के रूप में आती हैं तो मेरा हेयर लाइन डिफरेंसेस रहता है। तो यदि आपने ठीक से इसको समझ लिया है, अब जैसे बहुत कुछ साइकोलॉजी पे रूसो ने भी कहा है, बहुत कुछ कोहेलबर्ग ने भी कहा है, जॉन डीवी ने भी कहा है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि उनकी चीज़ों का एक्सेप्टेंस मनोविज्ञान में कम है बनस्पत की जीन पियाजे, इरी इरिक्सन, सिगमंड फ्रायड स्वयं, या आप लीव वायोस्की का ले ले तो लियो वायोस्की को ले ले, तो उनका डोमेन यहाँ पे वो ज़्यादा है, एक दूसरे का काउंटर है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, यानी उन किशोरों को समझना, उनकी आवश्यकता, नीड्स, उनकी चुनौतियाँ, चैलेंजेस, इम्प्लीकेशन फॉर डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, यानी जो स्कूल है, विद्यालय है, वो एक संस्था है, उसका क्या सपोर्ट होना चाहिए। बहुत अच्छा है। अब इनको भी समझने में हमें साइकोलॉजी की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे यूंग भी हमारे साथ हो जाएंगे, यानी मेन स्ट्रीम साइकोलॉजिस्ट भी हमारे साथ होंगे। उसके बाद है जैसे स्किनर भी हमारे साथ हो जाएंगे, बहुत हद तक बीने साइमन भी हमारे साथ होंगे जो बुद्धि के बारे में हमको बताएंगे। फिर टॉर्मन भी हमारे साथ हो जाएंगे जो बीने साइमन के प्राइमरी रिसोर्स को यूज़ करके सेकेंडरी कॉन्सेप्ट पे जिन्होंने लाया है। तो बहुत सारे लोग होंगे और एक एक को क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा कि ज़िंदगी में फिर आप इसमें नहीं फंसोगे जो भी पढ़ाऊंगा। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, यानी समाजीकरण के प्राथमिक और द्वितीयक एजेंसियाँ क्या हैं, संस्थाएं क्या हैं, कि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। तो बट नेचुरल है कि डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जहाँ सोशलाइजेशन होगा, परिवार होगा, वो क्या प्राइमरी कहलाएगा। जहाँ सोशलाइजेशन की प्रोसेस उससे हट के होगा, ग्रुप में होगा, स्कूल होगा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी कहलाएगा। इंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी, स्कूल और घर में जो निरंतरता है उस पर बताएंगे। अब है दूसरा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। पहले था लर्निंग, पढ़ना लिखने वाले को समझना, और टीचिंग मतलब अध्यापन जो हम करेंगे उसको समझने के लिए उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे बहुत हद तक एजुकेशनल फिलॉसफी हमारे साथ आ जाएगा, दर्शन हमको मदद करेगा। मनोविज्ञान तो हम समझ लिए, और अब दार्शनिक चीज़ों का बहुत हस्तक्षेप होगा। यहीं पे भारत के संदर्भ में टैगोर आ जाएंगे, विवेकानंद आ जाएंगे, अरविंदो आ जाएंगे, आज जना कृष्णमूर्ति आएंगे, गांधी आ जाएंगे, मौर्या मॉन्टेसरी आएंगी। चूँकि मौर्या कहने को तो बाहर की है, लेकिन उनका सारा कार्य शिक्षा का भारत में ही सारे प्रयोग हुए हैं, वो आ जाएंगे। हमारे प्यारे से गिजू भाई आ जाएंगे। तो इसमें बहुत सारे लोग होंगे, यहाँ तक कि सर सैयद अहमद खान भी यहाँ आ जाएंगे। उनको भी यहाँ हम नहीं छोड़ सकते हैं, कहीं ना कहीं वो भी टीचिंग लर्निंग की फिलॉसफी में आ जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सब लोगों का हस्तक्षेप होता है। और बाहर के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो लॉक भी आ जाएंगे, रूसो भी आ जाएंगे, और हॉब्स भी कहीं ना कहीं आएगा, बिकॉज ऑल आर राइटर ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सामाजिक संविदा सिद्धांत के ये तीनों ने इस पे लिखा है, इसलिए तीनों का पूरा हस्तक्षेप है। फिर इसके जो आदि हैं, यानी प्लेटो भी इसमें कहीं ना कहीं घुसेंगे, और अरस्तु भी घुसेंगे, और इन सब के गुरु सुकरात का भी योगदान हम लेकर चलेंगे। पोस्टोलॉजी भी आएंगे, चूंकि रूसो आएंगे तो बहुत बड़ा एक
दायरा यहाँ पे खड़ा होगा, बल्कि इसमें एक नई चीज़ भी आ जाएगी जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, संवेगी बौद्धिकता कहते हैं। पीटर सलावे से लेकर जो फादर है उसके, और डैनियल गोलमैन तक भी आ जाएंगे, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की भी बात करेंगे और बौद्धिक इंटेलिजेंस की भी बात करेंगे। तो इतना बड़ा ये क्षेत्र बनेगा। तो इसमें क्या कहता है, थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, बिहेवियरिज्म व्यवहारवाद, कॉग्निटिविज्म संज्ञात्मकता, कंस्ट्रक्टिविज्म संरचनावाद, एंड स्पेशल रेफरेंस टू देयर इम्प्लीकेशन फॉर। और इन सब का प्रयोग कहाँ होगा, तो द रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर्स, पढ़ने लिखने वाले की भूमिका, पढ़ाने वाले की भूमिका, नेचर ऑफ टीचर रिलेशनशिप, दोनों के बीच क्या संबंध होंगे, छात्र और टीचर के बीच, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड्स, हम किन किन टीचिंग मेथड्स को लगाएंगे, क्लासरूम इन्वायरमेंट से क्या मतलब है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन पावर एटसेट्रा, अनुशासन की भूमिका, एफर्ट्स अफेक्टिंग लर्नर्स एंड देयर इम्प्लीकेशन फॉर, डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन का डिज़ाइन कैसे किया जाए, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटी एंड छात्रों के क्रियाकलाप की योजना, तो क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल, यानी रचनात्मक सर्जनात्मक लर्निंग की क्या स्कूल को क्या कितनी जगह कितनी उसमें स्कूल को हस्तक्षेप करना चाहिए, उन सारे चीज़ों को हम देखेंगे। उसके बाद प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ सिलेबस करिकुलम, ओवरट एंड हिडन करिकुलम, यानी सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यचर्या क्या है, उसमें क्या छुपा हुआ है, क्या स्पष्ट रूप से बताया गया है। फाउंडेशनल लिटरेसी क्या है, न्यूमरेसी क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या है, आरंभिक छात्रों के का ध्यान रखना क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, क्षमता आधारित शिक्षा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, प्रायोगिक शिक्षा, इंस्ट्रक्शन प्लान, ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान क्या होता है, बिना योजना के स्कूल नहीं चलती है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल रिसोर्सेज क्या होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आईसीटी का क्या रोल है टीचिंग में, असेसमेंट ऑफ लर्निंग का परख कैसे करेंगे, इसके बिना कोई मतलब नहीं है, फॉर लर्निंग एंड लर्नर्स मीनिंग पर्पस कंसिडरेशन प्लानिंग एट्सेट्रा। मज़ेदार बात बता दूं कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बाज़ार में आपको पढ़ाया जाएगा, वो सारी चीज़ें पुरानी बीएड की किताबों से या गूगल्स के मटेरियल से, लेकिन ये सब कुछ अब बदल चुका है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेज आपको ये सारी चीज़ें एक नए संदर्भ में पढ़ाने जा रहा है, यानी नई शिक्षा नीति आने के बाद एक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के हिसाब से ये सारी चीज़ों को हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो अद्भुत होगा। चूँकि हम लोग यूपीएससी से लेकर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा भी प्रिंसिपल की नियुक्ति होती है, ये याद रखिएगा, जो दिल्ली सरकार के स्कूल में होते हैं वाइस प्रिंसिपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड का उसमें एक अपना नाम है, इसलिए विश्वास कीजिए, पहले आनंद लीजिए फ्री क्लास का, फिर देखते हैं कि और क्या मदद हम केवी वाले को कर सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिंग कंड्यूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। चूँकि लर्निंग के लिए जो सबसे ज़रूरी है कि वो कैसा हो, तो बिल्कुल कोई भी जब तक हम मित्रवत व्यवहार या मित्रवत वातावरण, ये जिसको अंग्रेजी में हम बोले तो स्टूडेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं बनेगा तो स्कूल मीनिंगलेस हो जाएगा। चूँकि स्कूल एक मॉरल इंस्टीट्यूशन है, सबसे पहले याद रखिए कि नैतिकता का मंदिर कोई है तो स्कूल है, तो उस मंदिर में हर कोई का ख्याल रखना है, बिना भेदभाव, ऊपर नीचे, कोई हक नहीं है कि हम किसी भी प्रकार का भेदभाव करें। चूँकि ऐसा माना जाता है शिक्षाविदों द्वारा कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें योग्यता नहीं है, अयोग्य कोई नहीं होता है। शर्त यह है कि ऐसा बीइंग ए लीडर, टीचर एक ऐसा गुरु मिले जो इस जिम्मेवारी को समझे और एक एक बच्चों को पढ़ कर उस हिसाब से उसको दिशा दे, तो संसार में कुछ नाम करेगा। अगर शिक्षक इस करने में फेल्योर होते हैं तो ये इंस्टीट्यूशनल फेल्योर कहलाएगा,
संस्था की असफलता है, व्यक्ति की असफलता कदापि कदाचित नहीं कहलाएगी। रिमेंबर दिस पॉइंट ऑलवेज। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर नेशन, कि हमारे अंदर विविधता है। डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, इम्प्लीकेशन, डिसेबिलिटी, सोशल कंस्ट्रक्शन, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, देयर आइडेंटिफिकेशन, intervention, concept of school, mental health, addressing curative, preventive, promotional, dimensional, mental health for all student and staff, providing for guidance and counseling। तो एक बहुत बड़ा एरिना, एक बहुत बड़ा दायरा खड़ा होता है कि आज हम 21वीं सदी में किस ढंग की शिक्षा की बात करते हैं। जो बात आवाज़ उठती है नई शिक्षा नीति 1986 में कि शिक्षा को समग्रता से देखा जाए, इंटीग्रेशन से देखा जाए, और अंत में आते आते नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क NCF 2005 इंक्लूजन की बात करती है। पहले समाज में होता था कि मुख बधिर के लिए अलग स्कूल, अंध विद्यालय अलग, लेकिन अब सबको लेकर चलना है, सारे, चाहे मेंटली रिटार्डेड हो, मानसिक कोई बीमारी हो, सबको। चूंकि जीना उसको कहाँ है, कॉलेक्टिव लाइफ जीना है, सामूहिक जीवन जीना है, और वो कहाँ जिएगा, समाज के अंदर। जब समाज के अंदर सामूहिकता का बोध है तो स्कूल उसमें विलगकारी शक्ति क्यों बनेगा। इसलिए स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंडक्टिव वातावरण बना के रखे और समावेशी शिक्षा की बात करें, जिसकी बात की जा रही है। तो इस पे आपको बिल्कुल ये नई शिक्षा नीति 2022 जो 29 जुलाई 2020 को लगी है, उसमें इस पे व्यापक चर्चा किया गया। ये पहला ऐसा क्लास होगा जिसमें विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड की बहुत बड़ी थाती है। उसका स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडर्स, तो स्कूल का टीचर एक तरह से लीडर होता है, उसके नेतृत्व में बच्चे पढ़ते हैं। दो ढंग का लीडरशिप यहाँ होता है, एक इन सबको गवर्न करने वाला प्रिंसिपल, और हर टीचर में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए कि क्लास को वो संभाल सके। और स्कूल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो स्कूल एक मॉरल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये लीडर दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है। चूँकि नई शिक्षा नीति 1986 में कहा गया है कि नो कंट्री एबव देन द हाइट ऑफ इट्स टीचर हाइट, कोई भी देश अपने शिक्षक के से बड़ा नहीं हो सकता है। तो शिक्षक के हाइट से बड़ा नहीं होगा, तो सोच लीजिए कि कितनी बड़ी भूमिका है। लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर्स, टीम बिल्डर्स, इनिशिएटर, कोच, मेंटर, सब कुछ तो टीचर है। पर्सपेक्टिव ऑन स्कूल लीडरशिप, इंस्ट्रक्शन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रांसफॉर्मेटिंग, विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग, क्रिएटिंग स्कूल डेवलपमेंट प्लान। जब तक वो विजन बिल्डर नहीं होगा, बच्चों के आंखों में जब सपना को नहीं ट्रांसफ़र करेगा, तो फिर कैसे एक राष्ट्र का, एक अच्छे स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। यूजिंग स्कूल प्रोसेस एंड फोरम फॉर स्ट्रेंथन टीचिंग लर्निंग, एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबल, पेरेंट्स टीचर्स फोरम। चूँकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो सबको शिक्षा का राइट देता है, वो ये भी कहता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं स्टेक होल्डर्स के बीच, जो स्कूल के स्टेक होल्डर है, टीचर हो, स्टूडेंट हो, या कम्युनिटी हो, समुदाय हो, जिसके बीच वो स्कूल है, चूँकि स्कूल इज़ ए पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, इट इज़ नॉट एलिनेट फ्रॉम द कम्युनिटी। तो सबके लीडरशिप की बात है। स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट फोरम, यूजिंग अचीवमेंट डेटाज एंड इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, स्कूल सेल्फ असेसमेंट एंड इम्प्रूवमेंट, बहुत बड़ा सिलेबस है। क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी, इंडस्ट्री एंड अदर नेबरहुड स्कूल, ये बिल्कुल इसमें नई शिक्षा नीति ने बहुत कुछ किया है कि इंडस्ट्री के साथ कैसे जोड़ना है और लोकल कम्युनिटी के साथ कैसे जोड़ना है, चूँकि वोकेशनल एजुकेशन पे बहुत जोर है। तो फ्री वीडियो बहुत सारा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस पे आप सब्सक्राइब करके उसको भी देखेंगे, तो सरकार की अभी तक की जो भी पॉलिसियाँ आई हैं सब कुछ उस पर है। इसके अतिरिक्त एक गुरुवर मैगजीन है, पाक्षिक अभी मुफ्त है। उस मैगजीन के द्वारा आप सारे अपने टीचिंग फील्ड के न्यूज़ से अपडेट रहेंगे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। उसके बाद है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, शिक्षा का परिप्रेक्ष्य में रोल ऑफ स्कूल एंड अचीविंग एम ऑफ एजुकेशन, स्कूल कैसे
अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी जिसमें सबसे बड़ी क्रांतिकारी कदम उठाया गया है कि अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन को हमने मेन स्ट्रीम में ले आया है। अब 3 साल से लेकर एबव के बच्चे मेन स्ट्रीम एजुकेशन में होंगे, चूँकि अब पैटर्न बदल गया है, 5+3+3 4 हो चुका है। तो उस कॉन्सेप्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे। द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फंक्शनल लिटरेसी, न्यूमरेसी, आंकिकी ज्ञान, साक्षरता, करिकुलम, पीडागॉगी, स्कूल, होलिस्टिक इंटीग्रेशन लर्निंग, इक्विटेबल इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग, ऑल कॉम्पिटेंट मीन्स लर्निंग, गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट्स, प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजन फॉर राइट्स। ये सारी राइट्स हमें कहाँ से मिलती है? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। साथ में हमें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 देती है पावर। ये एक तरह से एजुकेशन को सबसे पावरफुल काम की है, चूँकि एजुकेशन अब एक मौलिक अधिकार है, संविधान के 21A में इसको रख दिया गया। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर नहीं है। हिस्टोरिकल स्टडिंग द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन रेफरेंस टू एजुकेशन, यानी इसके अंदर आपको डे 1 से जो काम हुआ शिक्षा में आधुनिक काल में, यानी अंग्रेज के आने के बाद कलकत्ता मदरसा से लेकर और बनारस संस्कृत कॉलेज से लेकर भाया मकाले और उसके बाद मैग्मा कार्टा होते हुए उसके बाद हंटर कमीशन ज्योतिबा फूले का रेफरेंस देते हुए फिर जो भी स्कूल एजुकेशन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था ज्योतिबा फूले का स्टेटमेंट हंटर आयोग के साथ, उसके बाद आते हुए फिर उठा के मैं लाऊंगा जो हाई स्कूल का पहला कमीशन बना मुदलियार आयोग, वहाँ फिर पहला कोठारी आयोग, कोठारी आयोग के बाद फिर छोटी छोटी जो कमेटियाँ बनी हैं कई, जब भी गवर्नमेंट बनी है, तो ईश्वर चंद पटेल कमेटी का रेफरेंस देते हुए फिर नई शिक्षा 1986, फिर उसके बाद यशपाल कमेटी के में जो कुछ भी एक्शन प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया 92 में, उसको लेते हुए फिर सारे करिकुलम की बात करूँगा। 1986 के बाद 1988 में जो करिकुलम आया, 2001 के करिकुलम, 2005 के करिकुलम, सबको लेकर और अभी तक एक करिकुलम आया है, वो क्या है, इस पे अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन पे, उस करिकुलम पे हो सकता है क्लास के बीच स्कूल वाला भी करिकुलम आ जाए पहली क्लास से, तो सबको संभालने का और सब पे गहरा अनुभव, गहरा अधिकार रखता है स्टेट फॉरवर्ड क्लासेस। इसलिए इस क्लास को देखें, अभी मुफ्त है, इसका आनंद लें। जब कभी भी पैसे वाला हो जाएगा तो आप उस दिन कहेंगे कि मैं इससे वंचित रह गया। जब तक आप इसकी तैयारी करेंगे इसका कोई फ़ी नहीं होगा, और इसके क्लासेस पेड हो सकते हैं, लेकिन ये क्लासेस पेड नहीं होंगे। तो स्कूल करिकुलम, प्रिंसिपल, पर्सपेक्टिव, लर्निंग, नॉलेज, करिकुलम एरिया, स्कूल स्टेज, पेडागॉगी एंड असेसमेंट। अब करिकुलम यानी पाठ्यचर्या, इससे बनता है पाठ्यक्रम, दोनों में क्या अंतर है वो सब कुछ इस क्लास में बताया जाएगा। इसलिए इस क्लास को अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, और फिर इसमें क्या लाभ मिलता है और क्या कमियां रह जाती हैं इस संबंध में हमारे ऑफिस से संपर्क करें, बताएं। और सब पे हम आपको MCQ भी बताते चलेंगे, ऐसा नहीं कि क्लास करके जिम्मेवारी से अलग हो गए, विगत परीक्षाओं के प्रश्नों को भी बताएंगे, सब कुछ होगा, पूरा इंटीग्रेटेड होगा। इसलिए इससे जुड़े रहिए, और सबसे बड़ी ये बात है कि संवाद होगा, डाउट क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ पढ़ा के चला जाऊंगा, मैं उसकी जवाबदेही पूरा लूँगा, दिस इज़ वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो डाउट क्लियर भी होगा साथ साथ। तो किसी ढंग का चिंता ना करें, क्लास को ज्वाइन करें, लोगों को बताएं। जय हिंद।